लर्निंग। सो गाइस, आज हम हमारा इंटरनेशनल ट्रेड का नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, दैट इज प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। कि जब हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, दो कंट्रीज के बीच में जब आपस में ट्रेड होता है तो उनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, वो सारी आज प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे। नंबर वन प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम ऑफ म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स। प्रॉब्लम ऑफ म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट कि जब दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड हो रहा है तो जो दोनों कंट्रीज के जो लोग हैं जो आपस में ट्रेड कर रहे हैं, एक एक्सपोर्टर होगा एक इंपोर्टर होगा, दोनों के बीच में कभी भी म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस होने की वजह से दोनों में बहुत ज़्यादा गैप आ जाता है, दोनों कभी म्यूचुअली कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते। ना एक्सपोर्टर को पता होगा कि इंपोर्टर कौन है, क्या उसका गुडविल है, क्या उसका बिजनेस चल रहा है, ना इंपोर्टर को पता होगा एक्सपोर्टर के बारे में, ना एक्सपोर्टर को पता होगा इंपोर्टर के बारे में, बिकॉज दोनों के बीच में म्यूचुअल कॉन्टैक्ट नहीं है। तो जब हम आपस में म्यूचुअली किसी के साथ बैठ के बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। हम अगले का एक्सप्रेशन नोट करते हैं, उसका हर एक गेस्चर हम नोट करते हैं, जिससे हमें बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलती है। हम बाय फेस उससे हर एक प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं, हम सारे उससे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बट म्यूचुअल कॉन्टैक्ट ना होने की वजह से इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं कि हमें पता नहीं चलता उस पर्सन की गुडविल कैसी है, कैसा वो माल हमें भेजेगा, या क्या जो दूसरा पर्सन है कि क्या वो दूसरा पर्सन मेरी पेमेंट टाइम पे कर देगा, उसकी गुडविल पावर कैसी है, वो उसका बिजनेस कैसे चल रहा है, मेरा माल टाइम पे पहुंच जाएगा बट मेरी पेमेंट टाइम पे होगी या नहीं होगी, सारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो प्रॉब्लम ऑफ म्यूचुअल कॉन्टैक्ट्स इज द मेन प्रॉब्लम इन इंटरनेशनल ट्रेड कि दोनों लोग जो आपस में ट्रेड कर रहे हैं उन दोनों के बीच में कोई म्यूचुअल कॉन्टैक्ट नहीं होता, वो आमने सामने बैठ के बात नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस होने की वजह से ये प्रॉब्लम आ जाती है। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम ऑफ डिसाइडिंग टर्म्स ऑफ ट्रेड। प्रॉब्लम ऑफ डिसाइडिंग टर्म्स ऑफ ट्रेड। टर्म्स ऑफ ट्रेड में भी फर्दर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो बायर एंड सेलर के बीच में, दोनों के बीच में वो विश करते हैं ऐसा हो बट हो नहीं पाता बहुत से टाइम्स। नंबर वन इज क्वालिटी ऑफ कमोडिटी। क्वालिटी ऑफ कमोडिटी। While mutually settling some transactions, the importer and exporter face difficulty in deciding the quality of the commodity. The importer always feels apprehension whether he will get the delivery of the goods exactly in accordance with the order or not. Quality of the commodity. हमेशा एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के बीच में एक डिफिकल्टी आती है क्वालिटी ऑफ कमोडिटी की, कि इंपोर्टर जो होता है उसको हमेशा से रहता है कि जो मैं क्वालिटी मंगवा रहा हूँ क्या वो क्वालिटी ऑफ कमोडिटी मुझे मिलेगी, बिकॉज बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस है, कोई म्यूचुअल कॉन्टैक्ट नहीं है। जो इंपोर्टर है उसने खुद ने टच करके नहीं देखा उस प्रोडक्ट को, उसने क्वालिटी खुद नहीं देखी, उसने सिर्फ ऑर्डर दिया है। तो क्वालिटी ऑफ कमोडिटी हमेशा डर बना रहता है इंपोर्टर को कि क्या मैं जो ऑर्डर दे रहा हूँ, जो क्वालिटी मैंने मंगवाई है, क्या वो जो कमोडिटी है वो एग्जैक्ट उसी क्वालिटी की होगी या नहीं होगी। नेक्स्ट इज क्रेडिट। Mostly the importer demand goods on credit, whereas the exporter wants cash payment. Hence, both the parties may have to bear difficulties in gaining knowledge about the economic position of each other, as also in determination of the limit of the credit and the period of the credit. उधार समय हमेशा जो इंपोर्टर होता है वो यही चाहता है कि मुझे क्रेडिट पे गुड्स मिल जाए, और जो एक्सपोर्टर होता है वो यही चाहता है कि मेरी कैश पेमेंट हो जाए, हाथों हाथ मुझे मेरा कैश मिल जाए। तो दोनों के बीच में डिफिकल्टी आती है ये डिटरमाइन करने में कि हम क्रेडिट दें या ना दें, बिकॉज उनकी इकोनॉमिक कंडीशन हमें नहीं पता, इंपोर्टर की क्या इकोनॉमिक कंडीशन रहेगी, मैं म्यूचुअली उससे नहीं मिला, ना मुझे इतनी जानकारी है उसके बारे में, तो मुझे इतना गेन नहीं होगा, उसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं होगी, तो मैं उधार दूँ या ना दूँ तो भी कितना अमाउंट तो मैं उधार उसको दूँ कि मेरा जो बैकअप पे लेके चलूँ कि मेरा पेमेंट मुझे एट अ टाइम मिल जाए, तो
कितना अमाउंट क्रेडिट का होना चाहिए, या गुड्स क्रेडिट पे होने भी चाहिए या नहीं होने चाहिए, ये दोनों के बीच में हमेशा प्रॉब्लम बनी रहती है। नेक्स्ट इज मोड ऑफ पेमेंट। मोड ऑफ पेमेंट कि जो पेमेंट होगी, जो इम्पोर्टर है वो जब पेमेंट करेगा तो किस मोड से अपनी पेमेंट करेगा। इन इंटरनेशनल ट्रेड इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज आर डिफरेंट, हेंस डिफरेंट करेंसीज आर इन सर्कुलेशन इन दोज कंट्रीज। इट इज पॉसिबल दैट द इम्पोर्टर मे लाइक टू मेक पेमेंट इन द करेंसी ऑफ हिज कंट्री एंड द एक्सपोर्टर may like to receive payment in currency of his country. Hence, in such situation, mode of payment may create problem. Moreover, generally prior permission of the central bank of the country for receiving or making payments is also essential. The value of the currency of each country is also different and their exchange rate go on changing. Payment becomes a problem in international trade due to all these complications. Mode of payment कि हम पेमेंट करेंगे तो किस करेंसी में करेंगे। इम्पोर्टर है वो किसी अलग कंट्री से, एक्सपोर्टर है वो किसी अलग कंट्री से, तो दोनों की जब कंट्री की करेंसी अलग है तो पेमेंट कैसे होगी, कौन सी करेंसी के अंदर पेमेंट होगी। पेमेंट करने से पहले हमें सेंट्रल बैंक से परमिशन लेनी पड़ेगी, फिर हम जाके किसी दूसरी कंट्री के करेंसी के अंदर अपनी खुद की करेंसी को चेंज करवा पाएंगे, फिर हम उसकी पेमेंट करेंगे। तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आते हैं करेंसी की, बिकॉज करेंसी अलग अलग है, उनकी वैल्यूज अलग अलग है, उनके एक्सचेंज रेट हमेशा फ्लक्चुएट होते रहते हैं, जिसकी वजह से फिर मोड ऑफ पेमेंट के अंदर हमें दिक्कत आती है, प्रॉब्लम जनरेट हो जाती है। नेक्स्ट इज प्राइस डिटरमिनेशन। Price determination. When the buyers and seller get in contact with each other and are agreeable for purchasing, the next problem is of determination of price of the commodity to be purchased or sold. The prices of the commodities go on changing continuously. In international market, hence the growing problem is what price may be determined for the period between the date of deciding the transaction to the date of delivery of the goods. Price should be such which is acceptable by both the parties. Price determination कि हम क्या प्राइस डिटरमाइन करें उस डेट से लेके जब हमारी बीच में ट्रांजैक्शन हो रही है उस डेट तक, जब हमारी पेमेंट जो है वो ट्रांजैक्शन है पेमेंट की वो कंप्लीट हो जाएगी, तो उस डेट तक हमारा क्या प्राइस रहेगा। बिकॉज प्राइसेस, गुड्स के प्राइसेस भी फ्लक्चुएट होते हैं, आज ज़्यादा है, कल को मान लो सप्लाई ज़्यादा बढ़ गई या लोगों की डिमांड ज़्यादा होगा तो उसके अकॉर्डिंग प्राइस फिर फ्लक्चुएट कर जाएगा। प्राइसेस हैं जो अप्स भी हो सकते हैं, वो डाउन भी हो सकते हैं, तो हम ऐसा प्राइस रखें जो कि दोनों पार्टीज एक्सेप्ट करें, दोनों पार्टीज के लिए एक्सेप्टेबल हो। तो वो प्राइस क्या डिटरमाइन करें जो दोनों पार्टीज इजीली एक्सेप्ट कर ले, जिसमें ज़्यादा फ्लक्चुएशन भी ना आए और जिसमें ज़्यादा किसी को प्रॉफिट लॉस भी ना हो। तो ऐसा प्राइस डिटरमाइन करना पड़ता है, जिसके अंदर फिर से प्रॉब्लम आती है कि हम क्या प्राइस डिटरमाइन करें जो कि बोथ द पार्टीज इजीली एक्सेप्ट कर लें। नेक्स्ट इज बियरिंग ऑफ अदर एक्सपेंसेस। One more problem in international trade is as to which party should bear the expenses related to the goods. That is, who among the importer and the exporter should make payment of expenses. Mostly, all expenses are borne by the importer, or else the exporters add such expenses in advance by determining the price of his goods. Bearing of all other expenses. जितने भी कुछ अलग छोटे मोटे खर्चे हो रहे हैं वो कौन बेयर करेगा। जनरली क्या होता है कि इम्पोर्टर ही वो सारे खर्चे जो है वो बेयर करता है, और या फिर एक्सपोर्टर क्या करता है पहले ही प्राइस के अंदर उन सारे खर्चों को ऐड कर लेता है जो उसके उस गुड को भिजवाने में लगेगा। तो इसमें भी फिर से दिक्कत आती है, बहुत बार इम्पोर्टर जो वो मना कर देता है कि मैं ऐसे अदर एक्सपेंसेस सारे मैं बेयर नहीं करूँगा, अगर करूँगा तो कितना पोर्शन उसका मैं बेयर करूँगा और कितना इम्पोर्टर करेगा और कितना एक्सपोर्टर करेगा, दोनों के बीच में डिसाइड करना पड़ता है। तो जितने भी अदर एक्सपेंसेस होते हैं दो टाइप्स के केस आते हैं इसमें, या तो सारा इम्पोर्टर बेयर करेगा और या फिर वो उसको बाय बेस ही बता देता है कि तुम्हें इतना एक्सपेंसेस बेयर करना पड़ेगा, या फिर वो प्राइस के अंदर पहले से ही अदर एक्सपेंसेस के खर्चे सारे ऐड करके ही प्राइस डिटरमाइन करते हैं, जिससे कि सारे खर्चे जो है वो प्राइस के अंदर ही ऐड हो जाते हैं, जिससे कि प्राइसेस अप हो जाते हैं।
फिर से प्रॉब्लम आती है कि हम कैसे प्राइस को अदर एक्सपेंसेस को डिटरमाइन करें, या तो हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस पे करें या फिर प्राइस के अंदर ही वो सारे एक्सपेंसेस ऐड हो जाए। नेक्स्ट इज सर्टिफिकेशन ऑफ वेट एंड क्वांटिटी ऑफ कॉमोडिटी। Certification of weight and quantity of commodity. The problem of certification of weight and quantity of commodity is also not less important in international trade. Some such organizations are active in international level who help in resolving such type of problem between the exporter and importer. वेट एंड क्वांटिटी की भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आती है कि हमें सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है कि कितना वेट जो है वो जा रहा है बाहर और कितनी क्वांटिटी है कमोडिटी की। वेट और क्वांटिटी उसकी क्या है, उसका एक सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है जो हमें आगे मोड ऑफ पेमेंट के लिए पेमेंट करवाने के लिए सबमिट करवाना पड़ता है बैंक के अंदर। तो ये सर्टिफिकेशन कौन बना के देगा, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बना के देगी, कैसे हम इसके लीगल सारे काम करने पड़ेंगे, इसमें भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज आती है। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम ऑफ फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट। प्रॉब्लम ऑफ फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट दोनों कंट्रीज के जो एक्सचेंज रेट है वो डिफरेंट होंगे, फ्लक्चुएट करते रहते हैं। आज फॉर एग्जाम्पल $1 का हम देखें तो अप्रॉक्स 74 समथिंग कुछ चल रहा है। तो आज $1 के बदले $1 की वैल्यू क्या है, 74 रुपीज। मान लो कल को $1 की वैल्यू 74 से 76 हो जाती है, तो जो वैल्यू है वो इंक्रीज होगी, 74 से 76 होगी, 76 से 72 भी हो सकती है। तो जो एक्सचेंज रेट है वो फ्लक्चुएट करता रहता है हमेशा मार्केट के अंदर। तो प्रॉब्लम आती है पेमेंट करने के अंदर कि जब हमने डिसाइड की कि अमाउंट कल 74 था, आज हम पेमेंट जब कर रहे हैं 76 से 72 है, तो एक्सचेंज रेट में चेंजेस आने की वजह से क्या हो गया, हमारा पेमेंट स्ट्रक्चर सारा चेंज हो गया। 74 था नॉर्मल था, 76 होते ही हमें पेमेंट ज़्यादा करनी पड़ेगी, अगर 72 हो गया तो दैट मीन्स हमें पेमेंट रुपीज़ के अंदर कम करनी पड़ेगी करेंसी को चेंज करवाते टाइम। तो फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट में होने की वजह से भी हमें इंटरनेशनल रेट की पेमेंट करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है, प्रॉब्लम्स आती है। Next is problem of payment in foreign currency. Problem of payment in foreign currency. The problem of payment in foreign currency in international trade is highly complicated. Due to multiplicity of foreign currencies, the problem arises as to in which currency the payment should be made. The currencies of the developing countries are soft currencies, whereas the currencies of developed countries are scarce currencies. The scarce currencies are acceptable in international market. Generally, the developed countries are the exporters and they want to receive payment in scarce currency of their own country, whereas the importing countries possess soft currency of their own country for making payment, which is not acceptable and convertible in international trade. कि जब हम पेमेंट करते हैं तो हमें फॉरेन करेंसीज के अंदर पेमेंट करनी पड़ती है। तो फॉरेन करेंसीज जनरली दो टाइप की कंट्रीज होती हैं, डेवलप्ड एंड अंडर डेवलप्ड। जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनकी करेंसी को स्कार्स करेंसीज बोला जाता है, और उन करेंसीज वो जो करेंसीज होती है वो सारी इंटरनेशनल मार्केट में एक्सेप्टेबल होती है, बिकॉज डेवलप्ड कंट्रीज आर हाईली डेवलप्ड। डॉलर है तो
डॉलर क्या है, हर जगह इंटरनेशनल मार्केट के अंदर एक्सेप्टेबल है, बिकॉज वो एक डेवलप्ड कंट्री की करेंसी है। वही सेम इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जो होती हैं, अंडर डेवलप्ड की करेंसीज जो होती है वो सॉफ्ट करेंसीज होती है, वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर एक्सेप्टेबल नहीं होती। तो रुपीज है जो हमारा इंडिया के अंडर डेवलप्ड है, तो रुपी क्या है, वो इंटरनेशनल मार्केट में एक्सेप्टेबल नहीं है। तो जब हम पेमेंट करते हैं तो हमें फॉरेन करेंसी के अंदर ही पेमेंट करनी पड़ती है। पहले हमें हमारी रुपी को सेंट्रल बैंक के पास जाना पड़ेगा, वहां दूसरी कंट्री की करेंसी में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा और फिर पेमेंट करनी पड़ेगी। तो बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज आती है। जनरली क्या है, स्कार्स करेंसी जो होती है, जो डेवलप्ड कंट्रीज की करेंसी है, वही इंटरनेशनल मार्केट में एक्सेप्टेबल होती है, बिकॉज जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो डेवलपिंग कंट्रीज हमेशा इंपोर्टर कंट्रीज मानी जाती है, और डेवलप्ड कंट्रीज जो है वो एक्सपोर्टर कंट्रीज होती है, बिकॉज वो डेवलप्ड है, वहाँ पे बहुत ज्यादा रिसोर्सेज हमें अवेलेबल मिलते हैं और वो मोस्टली एक्सपोर्टर कंट्रीज ही होती है। तो एक्सपोर्टर कंट्रीज हमेशा यही सोचती है कि मुझे मेरी खुद की करेंसी में ही अगर पेमेंट मिल जाए तो बहुत बेटर होगा, तो इसलिए फॉरेन करेंसी के अंदर पेमेंट करने में हमें बहुत ज्यादा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम रिलेटिंग टू बिजनेस मॉडल। Problems relating to business formalities. In international trade, various formalities are required to be completed. It may be essential for the importer and the exporter to take license. Every party should finally ascertain whether the party with whom transaction is being settled has the required license. Even for obtaining license, several formalities are to be completed. Government makes foreign currency available only on the basis period mentioned in the license. कि जब हम बिजनेस कर रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं, तो स्पेशली तो एक्सपोर्टर और इंपोर्टर दोनों को ही लाइसेंस लेना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। इंटरनेशनल ट्रेड के लिए लाइसेंस इज नेसेसरी, विदाउट लाइसेंस हम इंटरनेशनल ट्रेड नहीं कर सकते। तो दोनों इंपोर्टर और एक्सपोर्टर को बहुत ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज, बिजनेस फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती हैं रिगार्डिंग टू इंटरनेशनल ट्रेड। तो इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है रिलेटेड टू लीगल फॉर्मेलिटीज, जो कि हमें इंटरनेशनल ट्रेड करने से पहले कंप्लीट करनी पड़ती है। वन ऑफ द मेन इज लाइसेंस, कि हमें लाइसेंस लेना पड़ता है। लाइसेंस लेना इज नॉट इजी, बहुत ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज करके हमें बहुत मुश्किल से लाइसेंस मिलता है। स्पेशली एक्सपोर्टर और इंपोर्टर दोनों को ही लाइसेंस लेना इज कंपल्सरी। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम्स ऑफ फाइनेंस। Problem of finance. The underdeveloped countries are required to import capital goods, raw materials, and technical know-how in large quantity for their economic development. They do not have sufficient foreign currency for making payment of these imports. Hence, it becomes essential that the goods may become available to the underdeveloped countries on credit. For that, need is felt of such organization who may either provide credit facility to the importer or may provide guarantee to the exporter. तो फाइनेंस, प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं उनके पास इतना एक्स्ट्रा करेंसी नहीं होता कि वो इजीली पेमेंट कर सके। तो जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं उनको रॉ मटेरियल की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उनके पास इतनी ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है, तो उनको टेक्नोलॉजी भी इम्पोर्ट करनी पड़ती है, रॉ मटेरियल्स इम्पोर्ट करने पड़ते हैं, टेक्निकल गुड्स इम्पोर्ट करने पड़ते हैं, और बहुत टाइम मैन्युफैक्चर गुड्स भी हमें मंगवाने पड़ते हैं। तो जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके पास इतनी ज़्यादा करेंसी का बंडल नहीं है, इतना ज़्यादा रिजर्व्स नहीं है, तो उनको फाइनेंस की जरूरत पड़ती है क्रेडिट के गुड्स मंगवाने के लिए। तो जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, जैसे इंडिया में एक्सिम बैंक है, ECGC है, तो जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो फंड प्रोवाइड करवाती है, जो फाइनेंस देती हैं एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के बिजनेसेस के लिए। स्पेशली जो इम्पोर्टर है, जो सामान मंगवा रहा है, उसको फाइनेंस की ज़्यादा जरूरत पड़ती है, बिकॉज उसको पेमेंट करनी है, उसने बाहर से कुछ मंगवाया तो उसको पेमेंट करने के लिए पैसे तो चाहिए, रिजर्व्स चाहिए, करेंसी में पेमेंट करने के लिए उसको करेंसी चाहिए। तो फाइनेंस कौन करेगा? ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो फाइनेंस करवाती हैं, फाइनेंस देती है क्रेडिट पे कुछ मंगवाने के लिए। आइदर वो किसी को एक
गुड्स दे दीजिए, ठीक है। तो दोनों कंडीशंस जो है वो ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई होती है, ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट करती हैं। आइदर वो किसी इंपोर्टर को फाइनेंस प्रोवाइड कराएगी या फिर वो एक एक्सपोर्टर को गारंटी प्रोवाइड करवाएगी कि इतने टाइम में आपकी पेमेंट हो जाएगी, ठीक है। तो ये होता है प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस। Problem related to packing of goods. Problems related to packing of goods कि गुड्स की जो पैकिंग है वो इतनी ज़्यादा अच्छी तरह होनी चाहिए, क्योंकि जो हमारा गुड्स है वो किसी वॉयज पे जाएंगे, किसी दूसरी कंट्री में जा रहे हैं। तो जब बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस है दोनों कंट्रीज के बीच में इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर, और वहाँ पे जो सामान है जो हमारा गुड्स जा रहा है वो बहुत बार लोड होगा, बहुत बार अनलोड भी होगा। तो लोडिंग एंड अनलोडिंग में बहुत ज़्यादा क्या होता है, स्पेशली कई बार क्या है एक्सपेंसिव गुड्स होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं या ब्रेकेबल गुड्स भी हम बहुत बार आपस में ट्रेड करते हैं। तो स्पेशली उन केसेस में पैकिंग जो है वो इतनी वेल डेवलप्ड होनी चाहिए, इतनी अच्छी पैकिंग होनी चाहिए जो इजीली लोड और अनलोड बार बार लोड अनलोड करने पे खराब ना हो जाए, कहीं कुछ फट ना जाए या कहीं कुछ अंदर से जो गुड्स है वो टूट ना जाए, उनका नुकसान ना हो जाए। तो प्रॉब्लम रिलेटेड टू पैकिंग पे आती है कि हमें देखना पड़ता है गुड्स का नेचर क्या है, तो वो गुड्स कैसे किस टाइप के हैं उसके अकॉर्डिंग हमें उसकी पैकिंग करनी चाहिए, ताकि लोडिंग अनलोडिंग के अंदर जो है या फिर वॉयज के अंदर किसी गुड का नुकसान ना हो जाए। प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कि जब हम गुड्स का ट्रेड कर रहे हैं तो जो हमारा गुड्स है वो किस वे से जाएंगे, क्या हमें ट्रांसपोर्टेशन का वे लेना है। टू वेज होते हैं, एक तो सी वेज है, एक हमारा एयरवेज है। एयरवेज बहुत कॉस्टली पड़ता है, तो मोस्टली जो है वॉयज जो गुड्स का भिजवाना होता है तब तो मोस्टली सी वेज ही यूज होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन में भी हमें पहले जब हम जहाँ पे फैक्ट्री के अंदर हमारे गुड्स बन रहे हैं वहाँ से लेके जो पोर्ट है हमारा वहाँ तक गुड कैसे जाएगा, कैसे कौन से व्हीकल में जाएगा, वहाँ से हमें ट्रांसपोर्टेशन का शुरू हो जाता है और पोर्ट तक भिजवाना है। फिर आगे भी हमारे पास कौन से शिप का हम ले रहे एग्रीमेंट कर रहे हैं, कौन सी शिप कंपनी के साथ एग्रीमेंट है हमारा, कब तक हमारा माल चला जाएगा। तो बहुत सारी ऐसी दिक्कतें आती हैं जो हमें फेस करनी पड़ती है रिलेटेड टू ट्रांसपोर्टेशन, कि हमारा गुड कौन से वे से जाएगा और कैसे वहाँ तक हमारे एंड पॉइंट तक पहुँचेगा। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम ऑफ वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसेस जहाँ पे हमारा गुड्स जो है बहुत टाइम तक सेफली पड़ा रहता है, सीजन चेंज होते हैं, मॉनसून भी चेंज होता है, तो गुड का नुकसान होने का डर होता है हमेशा। तो जब तक हमारा गुड है वो सी के मतलब शिप के अंदर ट्रांसफर नहीं हो जाता तब तक हमें उस गुड को कहीं ना कहीं संभाल के रखना पड़ेगा सेफली, वो खराब ना हो जाए, इसलिए हमें वेयर हाउस की जरूरत पड़ती है। इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर हैव टू फेस मच डिफिकल्टीज ड्यू टू लैक ऑफ एडिक्वेट वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज। ज्यादातर पोर्ट्स पे क्या है वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज नहीं होती, जिसकी वजह से एक्सपोर्टर और इंपोर्टर दोनों को ही प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। When the goods reach to the port, arrival of ship may take many days. Heavy charges are to be paid for keeping the goods in godows for several days. Fear is also of goods being spoiled at the port. Many times the godows are not available even on paying the charges. In such situations, problem arises of keeping the goods safe. कि बहुत बार ऐसा होता है कि वेयर हाउसेस तो हैं लेकिन चार्जेस पे करने के बाद भी जो वेयर हाउसेस है वो फ्री नहीं मिलते, इसलिए हमें वेयर हाउसेस की प्रॉब्लम जो है फेस करनी पड़ती है। Last one is problem of dumping.
डंपिंग क्या है? डंपिंग मीन्स जब हम अपनी कंट्रीज पे गुड्स जो बना रहे हैं, लाइक फॉर एक्सपोर्टर, मैं एक एक्सपोर्टर हूँ, मैं मेरी कंट्री में जो गुड्स मुझे ट्रेड करना है, इंटरनेशनल ट्रेड करना है, वही सेम गुड मैं मेरी कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा हाई प्राइसेस पे बेच रही हूँ, और वही सेम गुड अगर मुझे इंटरनेशनल ट्रेड करना है तो मैं बहुत ज़्यादा कम रेट पे बेचूंगी, बहुत ज़्यादा कम, बिल्कुल मिनिमाइज करके उन रेट से कम रेट पे बेचूंगी, ताकि मेरा इंटरनेशनल ट्रेड आगे बढ़े। इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ने के लिए जो कंट्रीज के जो ट्रेडर्स होते हैं वो डंपिंग यूज करते हैं कि खुद की कंट्री में कॉस्ट रिकवर करने के लिए, इतना प्रॉफिट कमाने के लिए वही सेम गुड खुद की कंट्री में तो बहुत हाई प्राइसेस पे बेचेंगे, और वही सेम गुड अगर हमें इंटरनेशनल ट्रेड दूसरी कंट्री में बेचना है तो वो हम बहुत ज़्यादा कम प्राइसेस पे भेजेंगे, ताकि हमारा इंटरनेशनल ट्रेड बढ़े, हमारा दूसरी कंट्रीज के साथ रिलेशन अच्छा हो, हमारा ट्रेड बढ़े, और लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कंट्री से ही वही गुड इम्पोर्ट करें। इसलिए डंपिंग का मेथड यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे कोरोना के टाइम में वैक्सीन जब बनी थी, खुद के देश में भी वैक्सीन की बहुत कमी थी, लेकिन हम फिर भी रशिया को वैक्सीन ट्रांसफर कर रहे थे, हमने वैक्सीन भेजी है, हम क्यों भेजी? वही सेम मेथड की हमारे खुद की कंट्री में उसी चीज़ की कमी आ रही है, हम उसको इतनी ज़्यादा हाई प्राइसेस पे बेच रहे हैं, और फिर भी बाहर हम उसको भिजवा रहे हैं, क्यों? वही सेम एग्जाम्पल डंपिंग पे अप्लाई होता है कि डंपिंग के केस में ये होता है कि कॉस्ट रिकवर करने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए हम खुद की कंट्री में उसको बहुत ज़्यादा महंगे प्राइस पे बेच रहे हैं, और इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ाने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ाने के लिए हम वही सेम चीज़ दूसरी कंट्रीज में बहुत महंगे प्राइस, बहुत सस्ते प्राइसेस पे बाहर भेज रहे हैं, ताकि दूसरी कंट्रीज भी इससे अट्रैक्ट हो और हमसे ही वही चीज़ इम्पोर्ट करने का ट्राई करें। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी जो हमें इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर फेस करनी पड़ती है। और भी बहुत सी प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रेड रिस्क, कि ट्रेड के अंदर रिस्क बहुत सारे होते हैं, जैसे कि लॉस ऑफ गुड इन ट्रांजिट और सॉल्वेंसी पोजीशन ऑफ परचेजर, कि जो गुड है हमारा ट्रांजिट के अंदर जा रहा है, वॉयज है, जो रास्ता है, उसके अंदर उसका कुछ लॉस ना हो जाए। बहुत फायर का भी हमें डर लगता है कि कोई शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, आग ना लग जाए, या कोई मानसून की वजह से ही हमारा खराब ना हो जाए, या समुद्री लुटेरे वगैरह कुछ लूट ना ले, तो ऐसे करके हमारा, या फिर शिप जो है वो डूब ही ना जाए। ड्रोनिंग का भी हमें बहुत डर रहता है कि शिप अगर डूब गया तो हमारा सारा काम ही चल जाएगा। तो लॉस ऑफ गुड इन ट्रांजिट एंड सॉल्वेंसी पोजीशन ऑफ द परचेजर, कि जो हमसे माल खरीद रहा है उसकी सॉल्वेंसी पोजीशन आज क्या है, कल का किसी को नहीं पता कि कल क्या होने वाला है। आज हम बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं, कल को मान लो हम उसी अच्छी पोजीशन पे ना रहेंगे तो क्या पता चलता है। तो सॉल्वेंसी पोजीशन जो है परचेजर की क्या रहेगी, जब तक हमारा पेमेंट नहीं हो जाता तब तक ये डर बना रहता है कि जो परचेजर है उसकी सॉल्वेंसी पोजीशन अच्छी है या नहीं। प्रॉब्लम रिलेटेड टू चेंजेस इन प्राइसेस, वही सेम कि रिस्क इन चेंजेस इन प्राइसेस भी बना रहता है कि प्राइसेस, जब हमने प्राइस डिटरमाइन किया था तब प्राइस कुछ और था, आज गुड के प्राइसेस कुछ और हो रहे हैं। मान लो अगर हमने प्राइस आज डिटरमाइन कर लिया, गुड्स का प्राइस हमें आज ट्रेड हो रही है हमारे, आज हमने उसका प्राइस डिटरमाइन कर लिया कि हमने ये प्राइस रखेंगे। मान लो कल को अगर उसी गुड का प्राइस ज़्यादा हो गया तो एक्सपोर्टर के लिए क्या होगा? लॉस होगा, क्योंकि उसी गुड का उसको प्राइस, अगर वो आज प्राइस डिटरमाइन करता, कल अगर प्राइस डिटरमाइन करता तो उसके प्राइसेस उसको ज़्यादा मिलने थे, लेकिन उसने आज ही डिटरमाइन कर लिया कम प्राइसेस पे, तो उसको लॉस हो गया। अगर वही उसी गुड का प्राइस कल, आज कुछ और है, आज मान लो 10 रुपीज़ है, कल को उसका प्राइस 5 हो गया, कम हो गया, तो इम्पोर्टर के लिए लॉस होगा, क्योंकि अगर वो कल प्राइस डिटरमाइन करता तो कल उसके प्राइसेस 5 रुपये हो जाते थे, लेकिन उसने आज 10 रुपये में कर लिया तो उसको 5 रुपये का लॉस हो गया, कि अगर वो कल प्राइस डिटरमाइन करता तो उसको वही चीज़ सस्ते में मिल जाती। तो रिस्क इन चेंजेस इन प्राइसेस ये हमेशा बना रहता है। एंड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल की वजह से भी, पॉलिटिक्स की वजह से भी हमें इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। लाइक दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड हो रहा है तो उन दोनों की पॉलिटिकल रिलेशंस क्या हैं, गवर्नमेंट के जो रिलेशंस हैं वो आपस में कैसे चलते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल हम देखें तो इंडिया और चाइना का रिलेशन, आपस में बहुत से ट्रेड होते थे इंडिया और चाइना के बीच में, तो गवर्नमेंट है वो तो ट्रेडर नहीं है तो कोई दोनों कंट्रीज के कोई पर्सन ही, एक एक्सपोर्टर है एक इम्पोर्टर है, दोनों अलग अलग कंट्रीज के एक पर्सन है, तो उन दोनों के बीच में रिलेशन खराब हो रही है। रिलेशन खराब तो पॉलिटिक्स के बीच में है, तो पॉलिटिक्स में रिलेशन खराब होने की वजह से भी इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर बहुत सारे
प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, एकदम से रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज हो जाते हैं, तो हमारा सारा जो किया कराया है सारा कुछ खराब हो जाता है, बिकॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस ही चेंज हो रहे हैं, उतनी फॉर्मेलिटीज हमें फिर से करनी पड़ेगी, तो इसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये थी सारी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इंटरनेशनल ट्रेड। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम रेमेडीज टू रिमूव इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स, रेमेडीज रिलेटेड टू रिमूव प्रॉब्लम्स इन इंटरनेशनल ट्रेड करेंगे। सो थैंक यू क्लास।